सो हेलो जवानों, स्वागत है आप सभी का दैट्स गेम के पार्ट 2 में, जो प्रोबेबली इसका फिनाले ही होने वाला है। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ईजे की एक गलती उसको कितनी भारी पड़ गई। भाई को चाहिए था अपनी फालतू जिंदगी से छुटकारा, लेकिन किस्मत का मारा पहुंचा सीधा डेथ के पास बेचारा। डेथ ने उसे उसकी औकात का आईना दिखाते हुए ये बताया कि साले मजाक बना के रखा है मेरा, तो अब तू ट्रैप होगा मेरे 13 लाइफ के सर्कल में, जिसमें से एटलीस्ट हम उसकी 6 लाइफ्स को देख चुके हैं एंड 7th वाली अभी करंटली चल रही है। बट ब्रो इज इन बैड कंडीशन। वो अपनी पिछली बॉडी के द्वारा छुपाए गए खजाने को लेने के लिए आया था, लेकिन वो लेता उससे पहले उसकी किस्मत ने ही उसकी ले ली और उन पहाड़ों के चच्चा जॉनी सिंस ने उसे ट्रैप कर लिया। वेलीजे अपनी बेहोशी से जाग चुका है, उसका पता चच्चा जॉनी को लग चुका है। वो टकले से पूछता भी है कि साले मेरे को यहाँ पर बांध के क्यों लाया है, क्या करना चाहता है मेरे साथ तू। टकला उसे बातों बातों में ही सारी चीजें बताने लगता है कि मैं बरसों से इन पहाड़ियों में रह रहा हूँ और यहाँ पर कोई नहीं आता जाता, पर पिछले कुछ टाइम पर मुझे सडनली यहाँ पर 2 नौजवान दिखे और वो भी उस सेम एरिया के अंदर। और इस पूरे टाइम पर ईजे अपने हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और टकला अपनी बातें बोलता रहता है कि हाँ मुझे पता है कि तू यहाँ पर क्यों आया था, तू उस बैग को लेने के लिए आया था। वो खड़ा होकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है और यही बोलता है कि मुझे पता है कि तेरे को वो चाहिए, लेकिन मैं तेरे को नहीं देगा। एंड ये बात बोलते बोलते वो अपना ग्लव्स ढूंढ रहा होता है, तभी ईजे अपनी इस पावरफुल बॉडी के पैरों को ट्विस्ट करके अपने आप को उस ट्रैप से छुड़वा लेता है। उसने सीधा अपने शूज और सॉक्स को ही निकाल दिया जिस पर वो रस्सी बांधी गई थी, लेकिन वो अपनी अपर बॉडी को उस ट्रैप से अभी तक आजाद नहीं कर पाया। टकला उसे कहता है, अच्छा बेटे तो तू मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, पर अब आगे तू कर भी क्या लेगा, क्योंकि अब उनके पास तो ये हथियार भी है। अगर तूने अपनी इस हालत के अंदर पहाड़ से भागने की कोशिश भी की तो बस एक ठोकर में तू ऐसा गिरेगा कि जिंदगी में कभी उठ नहीं पाएगा। पर इस पूरे टाइम पर ईजे के दिमाग में चल रही होती है उस जेल वाली फाइट के विजुअल्स। वो यही सोच रहा है कि मैं इतने सारे बंदों के सामने लड़ सकता हूँ तो मैं इस टकले के अटैक्स को भी सर्वाइव कर सकता हूँ। एंड पलक झपकते ही चच्चा जॉनी टूट पड़ते हैं ईजे के ऊपर। ईजे अपने फास्ट रिफ्लेक्सेस का यूज करके उसके 2 अटैक्स से बचता है और अपनी पूरी फुर्ती दिखाते हुए उसके सर में एक हेडबट दे मारता है और अच्छी ओपनिंग मिलते ही उसके पेट पर मारता है खतरनाक लात, जिससे टकलू भाई गिर जाते हैं। पर हार मानने को वो भी रेडी नहीं है। वो वापस से उठ खड़ा होता है और अगेन और भी ज्यादा तेजी के साथ ईजे पर नजदीक से एक अटैक करता है और हम देखते हैं कि ईजे इस अटैक से बार बार बचा है और इसी के चलते टकले का अटैक ईजे को ट्रैप की गई रोप पर लग जाता है एंड ईजे भाई अब फुल फ्री हो चुके हैं। ये देख के टकले के मुंह में और गोटे आ जाते हैं कि भाई ये नहीं करना था मेरे को, पर बंदा पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो एक के बाद एक अटैक करता जाता है और ईजे अपनी फुल स्पीड के साथ उसके सारे अटैक को डॉज करता है एंड अचानक से बस एक ही किक के अंदर उस टकलू के हथियार को दूर उड़ा देता है। ये चीज होते ही टकले का ध्यान होता है अपने उस दूर पड़े हथियार पर तभी उसके मुंह पर पड़ता है ईजे का एक खतरनाक मुक्का और उसके बाद ईजे भाई नहीं रुकते। वो टकलू को बस अपने खतरनाक मुक्कों से ही धराशायी कर देते हैं और उसको पूछते हैं कि बता साले वो बैग कहाँ पर है। अब टकलू को पता चल चुका है कि अब वो आगे कुछ नहीं कर सकता, तो वो अपने कांपते हुए हाथों से बता देता है कि भाई अंदर घर के अंदर है वो बैग। ईजे जाता है उसके झोपड़े के अंदर और वहाँ पर उसे बैग मिल भी जाता है। वो लेकर बाहर आ जाता है और जॉनी टकलू से अपनी घड़ी भी मांग लेता है कि ला साले ये भी मेरी है। एंड फिर बिना कुछ बोले ईजे अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। उसे लगता है कि ये पहाड़ों के जॉनी चाचा अब मेरे पीछे नहीं आएंगे, बट चाचा हैज बिगर प्लान। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईजे उस भारी भरकम बैग को उठाता हुआ उस जंगल से बाहर आता है और एक बार को उसे लगता भी है कि कहीं उस टकले ने मेरे को भूसा भर के तो नहीं दे दिया ये बैग। वो चेक करता है तो हाँ उसके अंदर उतने ही पैसे होते जितने उसने उस टाइम पे रखे थे और अभी ईजे भाई उस एग्जैक्ट लोकेशन पर है जब वो पिछली बॉडी में यहाँ से गिरा था। वो वापस से अपना झोला उठा के अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है, पर तभी जॉनी भाई उसके पीछे से भयंकर भीड़े वाली एंट्री मारते हैं और ये सेकंड राउंड के लिए ईजे तैयार होता है क्योंकि उसके हाथ पैर खुले हैं। वो उस भारी भरकम बैग को घुमाकर फेंकता है सीधा चच्चा की तरफ, जो लगता है टकलू चच्चा के पैरों में और टकला लुढ़कता हुआ गुलाटियां मारते हुए नीचे जाकर रुकता है सीधा एक पेड़ के पास। अब ईजे को पता है कि यहाँ से नीचे गिरने पर क्या होता है। वो खुद भी अपनी पिछली बॉडी में बेहोश हो गया था, तो वो अगेन जाता है उस टकले के पास और वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उस टकले के पास जो हथियार था वही हथियार उसके ही अंदर घुस चुका है। और हाँ ये कोई छोटी मोटी इंजरी नहीं होती, ये बिल्कुल उसकी चेस्ट के आर पार जा चुका है। वो अपना सर उठाकर यही बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे दुनिया से जाऊंगा। ये सुन के ईजे को याद आ जाती है उसकी पास्ट की सारी लाइफ कि भाई मैं तो कैसे कैसे गया हूँ, पर अभी टकलू चाचा का आखिरी समय आ चुका है। वो ईजे को अपनी लाइफ की असलियत बताता है कि वो एक टाइम पे काफी बड़ा बिजनेसमैन था और काफी तगड़ा पैसा कमाता था। उसकी अपनी एक फैमिली भी थी, लेकिन पैसों के लालच ने उसे इस कदर अंधा किया कि एक पॉइंट पर
आकर वो एकदम से लुक्खा हो गया। अंधा पैसा कमाने के चक्कर में उसने कभी फैमिली पर ध्यान भी नहीं दिया और जब वो बैंकरप्ट हो गया तब इस साले ने अपने परिवार को ही छोड़ दिया और बस गया इस जंगल वाली जगह पे। उसके परिवार ने उसको ढूंढने की और बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सामने से कभी उनके पास नहीं गया। और जब उसे इन पैसों के बैग के बारे में पता चला ना, तो वो ये बैग लेकर सीधा अपने परिवार के पास ही गया था कि देखो तुम्हारे डैडी कितने सारे पैसे कमा कर लाए हैं। लेकिन तब उसके परिवार ने उसके मुंह पे ही पक ऑफ बोल दिया। उसके परिवार का ये कहना था कि जब इतने सारे सालों से हम बिना पैसों के स्ट्रगल कर रहे थे तब साले टकले तू कहाँ पर था। हम लोगों ने गिरते पड़ते भी अपनी जिंदगी जीना सीख लिया और हम उतने कैपेबल तो बन चुके हैं कि आगे की जिंदगी भी तेरे बिना निकाल लेंगे। मतलब उन लोगों ने इसे नकार दिया और इसी वजह से ये पैसे अभी तक उसके पास थे। ईजे उससे पूछता है कि अगर तेरे पास ये पैसे थे तो तू अपनी नई लाइफ भी शुरू कर सकता था, पर चचा कहते हैं कि मैं पहले ही वो रास्ता एक बार चुन चुका हूँ। अगर मेरे पास पैसे भी हो और ना भी हो, मेरे लिए दोनों सिचुएशन सेम है। मैं अभी तक जिंदा इसीलिए था क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने आप को खत्म कर सकूं। और ऐसा बोलते हुए वो अपना दम वहीं पे तोड़ देता है। एजे वहां से जाते हुए उसे कहता है कि नहीं, तुझ में हिम्मत थी, तूने कोशिश की चच्चा, और मैं भी अब जीने की कोशिश करूंगा ताकि उस डेथ को करारा जवाब दे सकूं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ईजे को उस टकले के ही घर में जहां पर वो अपने कपड़े बदल रहा है। फिर थक हार कर वो उन सारी बातों के बारे में सोचता है कि आज उसके साथ कितना कुछ हुआ। फिर उसके दिमाग में ये बात भी क्लिक होती है कि इतने सारे पैसे लेकर पब्लिक के बीच में जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर इतने सारे पैसे लेकर मैं बैंक में भी गया तब भी मेरे अच्छे खासे लग सकते हैं, बिकॉज इसने अभी अपने किसी बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसा रख दिया, तो जब वो कभी अपनी दूसरी बॉडी में आएगा तब वो उन पैसों को कैसे निकालेगा। मतलब कुछ भी हो जाए अभी के लिए तो उसे ये बैग अपने साथ ही रखना होगा। और ये सारी चीज सोचते हुए वो अचानक ही सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी आंखें वापस से अपनी असली बॉडी में खुलती है और इस बार वो अपनी माँ की गोद में है। वो समझ जाता है कि ये एक सपना है और तुरंत ही जाग जाता है। और वो जागा इसीलिए होता है क्योंकि ईजे को इस बॉडी का जो ये फोन मिला था ना, उस फोन में किसी का कॉल आ रहा है और वो होता है इस पर्सन की असली मदर का। ये देखकर ईजे को याद आती है उसकी अपनी माँ की कि मैंने उस टाइम भी अपनी मॉम का कॉल नहीं उठाया था। वो चाहता था कि वो इसे भी इग्नोर कर दे, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाया। इस बार उसने वो कॉल उठा लिया और सामने से उसकी माँ उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि वो उसकी रिहाई पर नहीं आ पाई थी। वो उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और माँ का इतना सारा प्यार बरसते हुए ईजे के इमोशंस भराते हैं। वो कहता है कि मॉम, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। एंड तभी मॉम उसे बुला लेती है अपने पास। ये सुन के ईजे को लिटरली ऐसा लगता है कि उसकी असली माँ उसको बुला रही है और वो कॉल पे कह देता है कि हाँ, मैं बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। वो पहले ही फुर्सत में निकल पड़ता है ट्रेन पकड़कर और वहाँ पर जाते हुए उसके दिमाग में यही बातें चल रही होती है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी फोन उठाकर। पर थोड़ी ही देर में ट्रेन उसको अपनी प्लेस पर पहुंचा देती है। वेल, स्टेशन से निकलते हुए उसके दिमाग में यही ख्याल है कि इतने सारे पैसे में लेकर अब कहाँ कहाँ भटकूं। पर तभी वो दिमाग लगाकर उसी स्टेशन के कॉइन लॉकर के अंदर वो पूरा बैग रख देता है। मतलब अब उसे बस इस लॉकर का पासवर्ड याद रखना है जिससे वो जब चाहे तब यहाँ आकर अपने मुताबिक पैसे निकाल सकता है। लेकिन इसके बदले उसे जो रिसिप्ट मिली थी उसमें ये लिखा होता है कि मिनिमम आप अपना सामान 4 दिन तक ही इस लॉकर में रख सकते हैं। इसके बाद बस एक वार्निंग मिलेगी और ये सामान यहाँ से हटा दिया जाएगा। और ये काम निपटा कर ईजे वापस से निकल पड़ता है अपनी मॉम के लिए। वो रास्ते में जाते हुए काफी सारी बातें सोचता है कि आखिर मैं उनको मिलकर कहूंगा क्या। पर तभी अचानक से उसके पीछे से एक कार आती है जिसमें से निकलता है उसकी इस बॉडी का दोस्त, जो उसके हाल चाल पूछे बिगर ही सीधा अपनी बड़ाई करना शुरू कर देता है। एंड इसी वजह से ईजे बीच में उसकी बात काट के उसे कहता है कि साले तूने ये गाड़ी कैसे ली। वो बताता है कि मैंने एक बहुत बड़ा लोन लिया और उसी से ये खरीदी है। तो वो उससे पूछता है कि ये बात तो सही है, लेकिन तू उसे पे कैसे करेगा। तो वो कहता है कि मैं बस एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेगा और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। मतलब इस लौंडे को दुनियादारी की इतनी चीजें पता ही नहीं है कि असलियत में क्या होता है। तभी वहाँ से एक रद्दी वाला अपनी गाड़ी लेकर निकलता है और उसके सामान का कुछ हिस्सा इस बंदे की नई गाड़ी को छू जाता है और इसी वजह से ये गुस्से में उसको गालियां देने लगता है और बहुत गंदी बातें बोलता है। अब ऊपर से इसकी शक्ल देखकर ईजे को वैसे ही गुस्सा आ रहा था और इसकी बातें सुनकर वो और ज्यादा हाइपर हो जाता है। तो वो बस एक गुस्से में इसको पेल देता है कि साले मेरे को तेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई। जिसके बाद फाइनली वो अपने मॉम के अपार्टमेंट बिल्डिंग
बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और तभी उसे कॉल आता है उसी मॉम का। एंड हम देखते हैं कि ईजे के पीछे कोई मिस्टीरियस बंदा खड़ा है जो अगले ही सेकंड उसके पास आकर उसका नाम पूछता है कि भाई तू टेसंग जोई है ना। हम देखते हैं कि उस बंदे ने अपने पीछे एक बड़े से नाइफ को छुपाया हुआ है और वो ईजे की इस बॉडी वाली शक्ल को ध्यान से देखता है कि हाँ ये टेसंग चोई है। और इससे पहले ईजे कुछ समझता वो उसे स्टैप कर देता है एंड देन रिवील होता है उस बंदे का फेस। ये बंदा वही है जिसकी कुटाई के इल्जाम में ईजे की ये वाली बॉडी जेल में गई थी। याद है ना ये वाला सीन? वो ईजे को स्टैप करने के बाद उसे कहता है कि अच्छा हुआ मैं तुझे याद हूँ, जब से तूने मेरी पिटाई की थी तब से मेरी बॉडी का एक हिस्सा परमानेंटली डिसेबल हो गया है, पर तुझे इसकी सजा काफी कम मिली और मेरी ये जिंदगी बर्बाद करने के बदले मैं तुझे खत्म करने आया था। एंड काफी खतरनाक स्टैब और ब्लड लॉस के चलते ईजे की ये बॉडी यहीं पर खत्म हो जाती है। ईजे अगेन जागता है डेथ के रियाम में और उसके दिमाग में वही बैग है जो अगले 4 दिनों के अंदर अगर उसने नहीं निकाला तो गड़बड़ हो जाएगी। वो सामने से डेथ को कहता है कि जल्दी से मार मेरे को गोली। डेथ भी लाइक बहुत जल्दी है साले तेरे को, ये ले। ईजे सडनली जागता है अपनी नई बॉडी में जो एली जेंग जितना हैंडसम लौंडा है और अभी भाई की चल रही है फोटोशूट। उसे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है तो वो एक गंदा सा पोज मार देता है, जिसके बाद कैमरामैन को लगता है कि नहीं अब इससे ज्यादा ये लौंडा नहीं कर पाएगा तो आज के लिए इतना काफी है, अब पैकअप करते हैं। एंड देन ईजे रियलाइज कि अच्छा तो मैं एक मॉडल हूँ इस बॉडी में। बट तभी सडनली उसे ख्याल आता है अपने उस बैग का, तो वो तुरंत ही टैक्सी पकड़ के पहली फुर्सत में निकल लेता है। वेल स्टेशन जाने के बाद लॉकर खोलते ही उसे अपना बैग बिल्कुल कंप्लीट हालत में मिल जाता है। वो उसे लेकर स्टेशन से बाहर ही निकल रहा होता है, पर तभी पब्लिक मिरर के अंदर वो देखता है अपने थोबड़े को। एंड डीजे भी लाइक कि यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ। तभी इन्फो इनपुट आकर सीधा घुस जाता है उसके दिमाग में और हमें दिखाई जाती है इस बॉडी की सारी मेमोरी। बचपन से लेकर जवानी तक ये काफी पॉपुलर और हैंडसम लौंडा रहा है, लिटरली लड़के और लड़कियों की पहली पसंद। और अपनी कॉलेज खत्म करने तक इस बाइक को अपने लुक्स की वजह से बहुत कुछ मिला है और इसी की वजह से इसने जिंदगी और करियर में कुछ खास ऐसे किया नहीं है। वो करंटली पार्ट टाइम जॉब करता है कैफे के अंदर और बाकी कुछ दिनों के दौरान ये ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करता है। पर इतनी अच्छी चीजें होने के बावजूद भी उसे अपनी ये लाइफ पसंद नहीं है और उसको ये रीजन अच्छे से पता है कि मैं सिर्फ बाहर से अच्छा दिखता हूँ, इसी वजह से लोग मुझसे नाइसली बिहेव करते हैं, पर असलियत में मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। और यहाँ पर खत्म होता है ये इन्फो इनपुट। ईजे पहले तो थोड़ा चौंकता है और फिर अपने बैग की तरफ देखते हुए हंसता है कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ईजे को हम देखते हैं ट्रेन के अंदर एंड उसे बहुत ही जल्दी ये समझ में आ जाता है कि हैंडसम लोगों के लिए दुनिया कितनी अलग होती है बे। एंड हमें ऑथर के थ्रू बताया जाता है कि ईजे अभी अपनी असली मॉम के पास जा रहा है, लेकिन आखिर किस लिए जब उसके पास इतने सारे पैसे हैं। तो वो चीज हमें अब दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ईजे खाना खा रहा होता है एंड उसके दिमाग में यही बातें चल रही होती है कि मुझे बहुत ही जल्द इन पैसों के बैग से छुटकारा पाना होगा। अगर ऐसे ही इसे साथ में रखकर मैं टपक गया तो मेरी पिछली बॉडी के सारे एफर्ट फेल हो जाएंगे। और ईजे को ये अच्छे से पता होता है कि वो डेथ को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकता। वो यही सोच रहा है कि क्या हो अगर ये भी डेथ का ही प्लान हो। वो चाहती हो कि मैं इन पैसों को अपने साथ रखूं और आगे मेरे साथ कोई और अनहोनी हो जाए। फिर वो और भी ज्यादा सोचता है कि जब भी मैं इन पैसों के आसपास होता हूँ तभी मेरी जिंदगी को ज्यादा खतरा होता है और अभी ये उसकी 8 नंबर की लाइफ है, तो इससे पहले कि कुछ गलत हो उसे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। एंड सडनली उसके दिमाग में याद आती है उसकी पिछली बॉडी की मेमोरी कि जब उसने सपना देखा था जिसमें वो अपनी मॉम की गोदी में सो रहा था। वो ये डिसाइड कर लेता है कि ये सारे पैसे मैं मॉम को दे दूंगा, क्योंकि वैसे तो पूरी जिंदगी मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, तो कम से कम ये देकर मैं एक प्रायश्चित की कोशिश तो कर सकता हूँ, क्योंकि एक कोशिश तो वो टकले चच्चा जॉनी ने भी की थी। और इसी रीजन के चलते ईजे ट्रेन पकड़कर अपने मॉम के पास जा रहा था एंड अभी करंटली वो उस जगह पर पहुंच चुका है। वो अपनी मॉम के घर के बाहर वो पैसों का बैग तो छोड़ देता है, पर उसे याद आता है कि अगर कोई इसे यहाँ से ले गया तो और ज्यादा लगेंगे। तो वो पासवर्ड डालकर घर का दरवाजा खोल देता है और अंदर जाते ही वो देखता है कि उसकी मॉम ने अभी तक उसकी बचपन की और जवानी की तस्वीर संभाल के रखी है। ये देखकर अचानक से उसका दिल भर आता है, तो वो उस बैग को वहीं पर छोड़कर सीधा बाहर आ जाता है। तभी बाजू वाले अंकल उसको ऐसा करते हुए देख लेते हैं कि अबे साले तू है कौन और यहाँ पर कैसे आया? काय भाई जे तुम्हाला तोड़ाला सांगो ना का। ईजे फुल स्पीड में वहाँ से कल्टी मारकर काफी दूर तक आ जाता है और तभी थकान की हालत में वो देखता है कि उसके पैरों के पास एक आलू गिरा है। वो उसे अपने हाथ से उठाता है और उसे पीछे से आवाज आती है कि माफ करना, मैंने गलती से इसे गिरा दिया। और जब वो इस आवाज की तरफ पलटता है तो वो देखता है अपनी असली मॉम को।
को उसे ये एक्सपीरियंस बिल्कुल एक सपने की तरह लगता है। वो बेचारी उसके पास आकर अपना आलू मांगती है, लेकिन ईजे अपनी मॉम को देखने में इतना बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो खाली हाथ आगे बढ़ा रहा है। एंड देन ही रियलाइज कि मॉम मेरे को कहाँ से पहचानेगी, मैं तो बिल्कुल अलग ही बॉडी में है। वो उसे अच्छे तरीके से थैंक यू बोलकर ग्रीट भी करती है और साथ ही बताती है कि तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह दिख रहे हो, हैंडसम और गुड लुकिंग। ईजे अपने मन में बोलता है कि नहीं, मुझे असलियत पता है, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। फिर सडनली वो गुड बाय कहकर वहाँ से चलने लगता है। उसकी मॉम भी अपने रास्ते पर जाने लगती है और अचानक से ईजे मुड़कर चिल्लाता है मॉम। ये सुन के उसकी मॉम काफी ज्यादा शॉक होती है। उन्हें सच में ऐसा लगता है कि उनका बेटा ईजे उनको पुकार रहा है, पर ईजे असलियत में अभी किसी और की बॉडी में है। वो उन्हें कैसे बताए कि वो उनका ही बेटा है। वो अपना सर उनके सामने झुकाकर उनको ग्रीट करते हुए कहता है, आई होप यू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। अब ये जो सेंटेंस है ना, वो इस कहानी में आगे जाकर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अभी तक ईजे जितनी भी बॉडीज में गया है और जो भी इंसिडेंट्स और छोटे से छोटे इवेंट्स हुए हैं, वो सारे एक इंसानी जिंदगी की काफी कुछ असलियत बताते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ईजे अपनी इस बॉडी के घर में आ चुका है। वो थोड़ा सा फ्रेश होता है और अपनी इस वाली लाइफ के बारे में सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा इतना फिट है, हैंडसम है, सब कुछ सही है, तो फिर आखिर ऐसा कौन सा रीजन होगा जिस वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। वो बस कैजुअली अपना मोबाइल खोलता है तो देखता है कि उसमें काफी सारे लॉन्डियो के मैसेजेस है। तभी उसकी एक फ्रेंड का उसे कॉल आता है और वो उसे बताती है कि आज हम लोग पार्टी वगैरह करने वाले हैं। तो वो फिर वहाँ पर जाता है। फिर वो सारे फ्रेंड्स मिल बांट के अच्छा खासा खाते पीते हैं और उनके ग्रुप की दोनों लड़कियां सिर्फ ईजे को ही भाव दे रही होती है। उस टोपी वाले बंदे की तो किसी को पड़ी ही नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। सुबह में ईजे की आंखें खुलती है और उसे कॉल आया होता है उसके कैफे मैनेजर का कि साले काम पे कब आएगा तू। ईजे तैयार होकर काम पर जाता है और कैफे में कस्टमर को सर्व करता है। उसे देखकर कस्टमर एकदम खुश हो जाते हैं और यही चीज जब वो मैनेजर कर रहा होता है तब उन लोगों के मुंह पे 12 बज गए थे। और ऐसे ही अचानक से उसके कैफे में एंट्री होती है एक हुस्न परी की, जिसे देखकर ईजे को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। और इसका एक रीजन ये भी होता है कि ये पहली ऐसी लड़की थी जिसने ईजे की इस वाली बॉडी को फालतू में स्माइल नहीं दिया। उसने बस अपनी कॉफी मांगी और कस्टमर एरिया में जाकर बैठ गई। फिर ईजे भी अपने स्पॉट पर जाकर बैठ गया, जहाँ पर उसे बाकी कस्टमर्स की भी बातों की आवाज आने लगती थी कि वो भी इसी तरह कैफे में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया करता था और बातें करता रहता था। और अब तो इतनी सारी जिंदगी गुजर गई है, उसने ठीक से किसी से बात भी नहीं की। वो पिछली रात जब उन दोस्तों के साथ था वो लोग भी कुछ खास नहीं थे। लिटरली ईजे के साइड में जो लड़की बैठी थी वो एक आर्टिस्ट थी जो स्टिकर्स बनाया करती थी और हर बार उसके वो स्टिकर्स रिजेक्ट हो जाते थे। ईजे उसे अपने स्टिकर्स दिखाने के लिए कहता है, वो दिखाती है तो वे सच में उसके स्टिकर्स काफी ज्यादा भद्दे और खराब होते हैं। लेकिन ये दो टोपी वाले नमूने उसकी तारीफ करने लगते हैं। एंड हाँ, ये लोग भी कम नहीं है। ये सामने बैठी छमिया अपने आप को यूट्यूबर कहती है, जिसके चैनल पे 30 सब्सक्राइबर्स और एवरेज 20 व्यूज है और उसका कंटेंट ये होता है कि वो नए नए कैफेस में जाकर खाना ठूसती है। और ये टोपी वाले महापुरुष अपने आप को फैशन इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जो अपने ही माँ बाप का पैसा खर्चा करके नए कपड़े लाके पहनता है और एक ही पोज में फोटो खिंचवाता है और स्वैग तो ऐसे दिखाता है कि उसके फॉलोअर्स लाखों करोड़ों में हो, लेकिन लाइक्स तो बस उसके फोटो पर एक ही आती है और वो भी उसकी खुद की। ईजे लिटरली भी लाइक कि किन चूतियों के बीच में आ गया मैं यार। इसकी जिंदगी लोन पे चल रही है, इसकी ड्रीम पे चल रही है कि एक सिल्वर प्ले बटन मिलेगा और ये कहता है कि अभी तो मैं बहुत जवान है, मेरे माँ बाप मुझ पर और ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। वेल, यही सारी बातें सोचते हुए शाम हो जाती है। ईजे अपना काम खत्म करता है और तभी उसकी नजर जाती है उसी हुस्न परी पर, जो अभी भी लैपटॉप के अंदर अपना काम करने में लगी हुई है। अब ईजे की शिफ्ट खत्म हो जाती है तो वो उस कैफे से निकल लेता है और थोड़ी देर तक शांति से स्ट्रीट पर चलने के बाद उसके साइड से एवेंजर एनफील्ड लेकर वही लड़की निकलती है। ईजे भी लाइक कि क्या लड़की है यार, बुक बुक वाली बाइक। फिर थका हारा ईजे अपने घर पे आता है, आराम से बैठता है और टीवी ऑन करते ही उसे पता चलता है कि उसका पैसों वाला बैग न्यूज में एक्सपोज हो चुका है। डूड व्हाट द फक। उस न्यूज में वही पड़ोस वाले चच्चा का इंटरव्यू चल रहा होता है कि कैसे एक नौजवान आया था और कुछ कांड करके भागा था। यहाँ तक कि न्यूज में ईजे की मॉम का नाम भी होता है और बताया जाता है कि इसी लेडी ने अपने रेसिडेंस से इस अननोन बैग को एक्सपोज किया और बाद में पुलिस को रिपोर्ट भी किया। ईजे फुल शॉक हो जाता है कि अरे यार अम्मा जी, क्या कर दिया आपने। और रिपोर्टर भी सेम सवाल ही करता है, कितने सारे पैसों को देखकर आप उसे रख भी सकते थे, लेकिन आपने इसे रिपोर्ट क्यों किया।
वो सीधा जवाब देती है कि वो मेरे नहीं थे तो मैं उसे अपने पास क्यों रखूं जिस पर मेरा कोई हक ही नहीं है। मैं इतना सारा पैसा अपने पास कभी नहीं रखूंगी जो किसी और अनजान के द्वारा मुझे दिया गया हो। ईजे रिमोट पकड़ के पटकता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा है कि आखिर उसकी मॉम ने ऐसा क्यों किया, लेकिन कुछ पुरानी मेमोरी सोचने के बाद वो ये रियलाइज करता है कि नहीं, उन्होंने जो किया वो उनका असली नेचर है। मेरी माँ सच में काफी सच्ची और नेक औरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। हम देखते हैं कि ईजे कैफे के अंदर पोछा लगा रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है वहाँ पर पड़ी काफी सारी बुक्स पर जो कस्टमर्स के लिए रखी गई है। वो वहाँ से एक बुक को उठाता है जिसका नाम होता है नाइटफॉल इन द ड्रेवर। तभी कैफे में एंट्री होती है उसी हुस्न परी की और इस बार वो ईजे को नोटिस करती है। इनफैक्ट जब ईजे उसका ऑर्डर प्रिपेयर कर रहा होता है तब भी उसकी नजर ईजे और उस बुक पर होती है। वो उसे पूछती भी है कि क्या तुमने ये बुक पढ़ ली। ईजे कहता है कि नहीं, अभी तो बस मैंने शुरू ही किया है। और यहाँ पर क्लोजअप में उसके कार्ड पर हम देखते हैं उस लड़की का नाम जो कि है जिसू जियोंग। और ये वही लड़की है जिसने वो बुक लिखी थी, क्योंकि उस बुक पर उस राइटर का नाम लिखा गया है जो बिल्कुल यही है। यानी कि अब इसी बुक से आगे इनके बीच में कोई बातचीत बढ़ेगी। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ईजे स्ट्रीट पर चलता हुआ कहीं पे जा रहा होता है। तभी उसको इंश्योरेंस वालों का कॉल आता है। वो एक जगह पर रुककर कॉल पे बातें कर रहा है। तभी उसके एग्जिट ऊपर बिल्डिंग पे लगा एक लाइट बोर्ड अपने नट बोल्ट की पकड़ को छोड़ रहा होता है और एक कौवे के उस पर बैठते ही वो बोर्ड सीधा गिरता है ईजे के ऊपर। और ये होते ही ईजे जागता है अपने घर में। यानी कि ये हादसा एक सपना था। ईजे काफी ज्यादा घबरा जाता है कि अब तो साला मैं सपने के अंदर भी मर रहा हूँ, क्या जिंदगी है ये। फिर वापस से वो उस कैफे में जाता है, अपना काम करता है और बचे कुछ टाइम के अंदर उस बुक को अच्छे से रीड करता है। वो लड़की भी अपने डेली रूटीन की तरह उसी कैफे में आती है और अगेन नोटिस करती है उसी बुक के साथ ईजे को और अपने ऑर्डर के साथ वापस से अपना टाइपिंग का काम शुरू कर देती है। फिर कुछ घंटों के बाद ईजे की बुक रीडिंग खत्म हो जाती है। वो उस बुक को वापस से वहाँ पर रखता है एंड तभी वो लड़की उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। ईजे कहता है कि मुझे ये बुक काफी ज्यादा अच्छी लगी, मैं इसी ऑथर की कोई और किताब पढ़ना चाहता हूँ। वो पॉइंट आउट करके बताती है कि वो रेड कलर की जो बुक है ना वो पढ़ ले, वो उसी ऑथर की है जो लास्ट वाली तुमने पढ़ी थी। ईजे कहता है तुमने ये पढ़ी होगी इसीलिए तुमको पता होगा। पर उस लड़की को ऐसा लगता है कि ईजे उसके साथ मजाक कर रहा है, ये बात पता होते हुए कि उन दोनों बुक्स की राइटर यही है। लेकिन ईजे को असलियत में कुछ पता नहीं होता। वो उसे थोड़ा रूडली बिहेव करके कहती है कि क्या तेरे बॉस ने अभी तक तेरे को बताया नहीं कि मैं कौन है। तभी ईजे का बॉस भी वहाँ पर आता है और वो लड़की उससे ये कंफर्मेशन भी लेती है। वो कहता है कि नहीं मैडम, मैंने आपके बारे में इसको कुछ भी नहीं बताया। फिर ये सब हो जाने के बाद वो ईजे से माफी मांगती है और उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। ईजे मन ही मन इसे पसंद करने लगता है क्योंकि इस बॉडी में आने के बाद ये पहली ऐसी इंसान है जो एक जेन्युइन ह्यूमन की तरह उससे बिहेव करती है, प्लस एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। वो उसे सामने से कहता है कि मेरे पास एक बुक का आइडिया है। सो वो कहती है कि प्लीज बताओ कि क्या है वो आइडिया। तो ईजे कहता है कि वो कहानी है एक ऐसे बंदे के बारे में जो डेथ को बार बार एक्सपीरियंस करता ही रहता है। यानी कि अब ईजे अपनी ही सारी कहानी इसे बताएगा। वो शुरुआत करता है अपने सुसाइड से, फिर बताता है डेथ और उसके ट्रैप के बारे में, और ऐसे करते करते वो उस बच्चे ह्यूजिन तक की स्टोरी तक पहुंच जाता है। और उसी की स्टोरी की एंडिंग वो रिवील करता है कि कैसे उसी के क्लासमेट जुनशोंग ने उसको मार दिया। एंड ये सारी बात सुनकर जीसू फुल इम्प्रेस हो जाती है। वो ईजे से कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी ये कहानी इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्टोरीज और आइडिया मुझे कहते हैं और मुझसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं उनके बारे में लिखूं, लेकिन तुम्हारी ये कहानी मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इनफैक्ट उसे स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट ईजे भी पसंद आया और उसका डिस्क्रिप्शन भी काफी ज्यादा एक्यूरेट और रियलिस्टिक लगा। ईजे भी लाइक कि रियल कैसे नहीं लगेगा यार, क्योंकि वो सब सच में हुआ है। इवन डेथ के कैरेक्टर के बारे में बताते ही ईजे बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाता है। ये देखकर जीसू हंसने भी लगती है और कहती है कि तुम अपनी ही कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में इतनी चीजें बोल रहे हो जिससे ऐसा लगता है कि तुम उनसे एक्चुअल में मिले हो। वो ईजे की इस कहानी पर बुक लिखने के लिए मान जाती है और उसे कहती है कि अभी मैं कुछ और काम कर रही हूँ, वो खत्म करने के बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो कल परसों मिलकर हम इस स्टोरी के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। और फिर हर दिन रेगुलर इन दोनों के बीच में इस स्टोरी को लेकर बातचीत चलती रहती है।
एंड सडनली एक दिन उन लोगों का प्लान बन जाता है कि वो लोग बाहर मिलेंगे और काफी सारी चीजें एंजॉय करते हुए स्टोरी को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। वो लोग मिलते हैं, काफी सारी बातें होती है, वो होटल्स में जाते हैं, खाना खाते हैं, मूवीज देखते हैं एंड यहाँ तक कि साथ में डिनर भी करते हैं। एंड फाइनली ईजे उसको ड्रॉप करता है टैक्सी में और वापस से अपने घर की तरफ आते हुए उसके दिमाग में और भी कई सारी बातें चल रही होती है, क्योंकि जिसू ने उसको पूछा था कि तुम्हारी इस स्टोरी में अब आगे क्या होगा। अब ईजे यहाँ पर इतना ज्यादा कंफ्यूज और परेशान इसीलिए है क्योंकि वो अब तक की अपनी सारी कहानी जिसू को ऑलरेडी बता चुका है और ऑब्वियसली इसके आगे क्या होगा उसे ये पता ही नहीं है, तो अब आगे वो क्या करे। एंड देन ब्रो इज रियलाइज कि अरे बाप रे, मैं तो ये जिंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे जिसू के साथ जीना है, मुझे इस लाइफ को कंटिन्यू करना है, लेकिन मेरा फेट पता नहीं मुझसे क्या कराएगा। और अगले ही सीन में हम ईजे को देखते हैं हॉस्पिटल के स्ट्रेचर में और वो पूरा लहूलुहान हो रखा है। डॉक्टर्स की टीम तेजी से उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर रही होती है, यानी कि उसके साथ कोई खतरनाक हादसा हुआ है और इन सारी चीजों की शुरुआत कुछ दिनों पहले से ही हो चुकी थी जो हमें अभी दिखाई जाएगी। वेल उस रात ईजे की डेट खत्म होने के बाद वो दूसरे दिन गया था हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसने करवाया था अपना पूरा बॉडी चेकअप कि कहीं उसको कोई खराब बीमारी तो नहीं है जिस वजह से उसकी डेथ हो जाए। लेकिन उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है, मतलब ये बात तो साफ हो गई कि वो कोई बीमारी से तो नहीं ही मरेगा। तो उसके बाद आता है एक और रीजन कि पिछली बार की तरह कोई उसे टपका दे। वेल यही बात जानने के लिए वो अपने इस बॉडी के बेस्ट फ्रेंड से मिलता है और उससे एडवाइस भी लेता है कि क्या मेरी किसी से दुश्मनी वगैरह है, तो उससे उसे पता चलता है कि नहीं, इनफैक्ट कई सारे लोग तो इसको जानते भी नहीं है। फिर घर आने के बाद जब वो टीवी ऑन करता है तो अगेन उसके ऊपर न्यूज आ रही होती है उसी बैग की जिसमें रखे सारे पैसों को ट्रेस करते हुए पुलिस ने उसका सोर्स पता कर लिया होता है। ईजे की फट जाती है कि साला ये क्या हो गया, लेकिन फिर न्यूज में बताया जाता है कि वो सारे पैसे गुचन किम नाम के गेमर के थे और अभी वो पैसे वापस से उसके अकाउंट में जा चुके हैं। मतलब ईजे ने इतना कुछ किया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो पैसे जहाँ से आए थे वहीं पर चले गए। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कैफे में ईजे जीसू के साथ ही होता है और वो पता कर लेते हैं कि आज ये बंदा अच्छे मूड में नहीं है और इस टाइम पर पहली बार अपने लिए जीसू की आंखों में प्यार नजर आता है और वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब मेरी बॉडी के पास जितना भी टाइम बचा है मैं वो सारा टाइम इसके लिए ही लगा दूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसा करने से एक गलती भी होगी, क्योंकि अगर मैं इसके ज्यादा क्लोज हो गया तो मेरे जाने के बाद ये काफी ज्यादा दुखी हो जाएगी। एंड यहाँ पर ईजे बैकग्राउंड में कहता है कि मुझे पता था कि किसी भी तरीके से मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे पहले जीसू के साथ वो हादसा होगा। और अभी उस इमरजेंसी वार्ड के बेड पे पड़ा हुआ ईजे जीसू का नाम सोचकर रो रहा है, यानी कि कोई बहुत ही खराब हादसा हुआ है। हमें वापस से उन दोनों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ईजे अपने दिमाग के अंदर ये बातें कर रहा है कि जैसे मैंने अपनी स्टोरी इसको बताई वैसे ही उसने अपनी लाइफ की सारी स्टोरीज मुझे बताई कि उसे कैसे बचपन से बुक्स पढ़ना पसंद है और बड़े होते हुए वो धीरे धीरे एक राइटर बन गई और जब वो 25 साल की हुई तब उसने अपनी पहली नॉवेल लिख के कंप्लीट भी कर ली। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो उतनी फेमस नहीं हो पाई जितना वो खुद को करना चाहती थी। लेकिन अभी भी उसे अपनी कहानी पर पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन उसकी लिखी सारी कहानी हिट हो जाएगी। एंड ऐसे मेहनत करते हुए उसको लगातार 5 साल हो चुके हैं और अभी वो 30 साल की है। ईजे भी लाइक कि अबे यार मैं तो 31 का था तब भी घर में पड़ा रहता था। फिर वो ईजे को एडवाइस देती है अपने करियर को लेकर, क्योंकि अगर ये टाइम बीत गया तो वो वापस नहीं आएगा। फिर ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है, ईजे की शिफ्ट खत्म होती है और वो दोनों उस कैफे से साथ में ही निकलते हैं। लेकिन इस बार जीसू ईजे को ऑफर करती है कि आज तुम्हें घर पर मैं ड्रॉप करूंगी अपनी बाइक पर, चलो मेरे साथ। वेल वो दोनों चलते चलते पार्किंग की तरफ जा ही रहे होते हैं और ईजे एक बार ये सोचता है कि क्या मैं जीसू का हाथ होल्ड करूं। वो कोशिश भी करता है लेकिन कर नहीं पाता, एंडी की जगह पर खड़ा रह जाता है। जीसू पूछती है कि क्या हुआ, तू कर क्या रहा है। ईजे बता देता है कि मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, बट जीसू उसे कहती है कि अभी तक हम लोग उस स्टेज पर नहीं पहुँचे, पर अगर तुम चाहो तो हम लोग हैंडशेक कर सकते हैं। वो ईजे की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है और ईजे उसकी तरफ जाने ही वाला होता है, पर तभी एक कार फुल स्पीड में आती है और उन दोनों को टक्कर मार देती है। ईजे उस टक्कर से दूर उड़ जाता है और जीसू का तो अता पता ही नहीं होता। फिर उस कार में से निकलता है एक अमीरजादा जो सिगरेट फूकते हुए कहता है, अरे यार मैंने तो आज पी भी बहुत रखी थी, आज तो एक्सीडेंट हो गया और अपन के पास तो लाइसेंस भी नहीं है यार। अब उस अमीरजादे के साथ उसका ड्राइवर नौकर भी होता है जो इस एक्सीडेंट से काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि मालिक वो लोग कहीं मर ना गए हो, बट ये बड़वा कहता है कि अच्छा हुआ मर जाए, मर जाने दो, अपने को क्या, अगर कोई जिंदा भी बच गया तो साला हॉस्पिटल में जाकर अब बिल अपने नाम का फाड़ेगा। ये सारी बात ईजे कराता हुआ सुन रहा होता है और वो हर तरफ देख रहा है
कि जिसू आखिर कहाँ गई, लेकिन ये टक्कर इतनी ज्यादा बुरी थी कि जिसू की बॉडी का तो अता पता ही नहीं होता। ईजे के पूरी बॉडी पर चोट लगी होती है, पैर टूट चुके होते हैं और इतनी खराब हालत होती है कि वो बोल भी नहीं सकता था। लेकिन वो अपनी इस हालत में भी उस अमीरजादे और उसके नौकर का चेहरा देख लेता है। वो साला अपने नौकर को पैसा ऑफर करता है कि मेरा इल्जाम तू अभी के लिए अपने सर पर ले ले, तुझको माला माल बना दूंगा और गाड़ी के डैश कैम में जो फुटेज है उसको भी रफा दफा कर दे। और पैसों की लालच में अंधा होकर वो नौकर भी बिल्कुल वैसा ही करता है। अब हॉस्पिटल स्ट्रेचर में पड़े हुए भी ईजे कंटिन्यूसली डॉक्टर को जिसू के बारे में पूछ रहा है कि जो लड़की मेरे साथ थी वो कहाँ पर है, एंड डॉक्टर उसे बता देते हैं कि वो तो क्रैश साइट पर ही चल बसी। ये सुनकर ईजे का दिल टूट जाता है। वो चिल्लाकर वहीं पर रोने लगता है और अपने आप को कोसने लगता है और ऐसा करते हुए वो उसी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देता है। वो वापस से जागता है डेथ के रियाम में और इस बार वो गुस्से में डेथ को कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसकी बस यही गलती थी ना कि वो मेरे साथ थी इसलिए। पर डेथ उसे कहती है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत होना तय था, बस इसमें यही चीज बदली कि वो 2 लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे, यानी कि जिसू के साथ भी ये हादसा होना तय था। इसी के साथ डेथ अगेन अपने गन पॉइंट पर ले लेती है और इस बार फिर से ईजे सामने से उसे कहता है चला गोली, क्योंकि मैं वापस से जिंदा होकर किसी और को मारना चाहता हूँ। ईजे की आंखें खुलती है एक बंदे की बॉडी में जो अपने पर लगे खून के दाग साफ कर रहा है और आईने में अपनी शक्ल देखकर उसे पता चलता है कि ये तो वही किलर है जिसने उसकी उस बुड्ढे वाली बॉडी को टपकाया था। अब ईजे अपने इस सदमे से उबरता उससे पहले ही उसे बाथरूम के कर्टन्स के पीछे से कोई आवाज आती है। वो चेक करता है तो पाता है बाथटब की ड्रेनेज में होते हैं कई सारे बाल। तभी उस मोरी में से निकलता है इन्फो इनपुट और बालों के साथ घुस जाता है ईजे के दिमाग में एंड हमें बस इस बंदे का नाम बताया जाता है, ग्यू चॉल जियोंग। असलियत में हमें दिखाई नहीं जाती कि ईजे को उस इन्फो इनपुट के थ्रू क्या बताया गया, लेकिन जो भी उसे बताया गया वो इतना ज्यादा हॉरिफाइंग था कि उसको खुद को उल्टी आ गई, क्योंकि उस इन्फो इनपुट में बताया गया था कि उसकी इस बॉडी बचपन से तो अच्छी खासी फैमिली से थी, लेकिन इसके पिछवाड़े में था सुलेमानी कीड़ा, इसको बुरा बनना ही था तो आखिरकार ये बन गया। इसने शुरुआत की एनिमल्स को टॉर्चर करते और फिर उसके अंदर का राक्षस जाग गया। वो अभी तक 14 लोगों को सही तरीके से टपका चुका है और वही टपके हुए लोगों के विजुअल्स देखकर ईजे को अभी उल्टी आ गई थी। अब ये खौफनाक पना खत्म होते ही ईजे बाथरूम से बाहर आता है और एक पूरी पानी की बोतल गटक जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी इस वाली बॉडी के नाक से खून बह रहा है और उसी टेबल पर साइड में दवाई भी पड़ी होती है। वो समझ जाता है कि हाँ, इस बॉडी के पास आई थिंक काफी कम टाइम है, क्योंकि इसे कोई लाइलाज बीमारी है, तो मुझे काफी ज्यादा फास्ट मूव करना होगा क्योंकि बदला जो लेना है। वो तुरंत ही अपनी रिसर्च करने बैठ जाता है, पूरे इंटरनेट को खंगालता है, लेकिन उस एक्सीडेंट के बारे में उसको एक भी आर्टिकल नहीं मिलता। थक हार वो सर्च करता है जिसू जियोंग के बारे में, जो एक जानी मानी राइटर थी, और उसकी इंटरनेट इन्फॉर्मेशन में भी कोई भी चीज नहीं होती। इनफैक्ट ये मेंशन भी नहीं होता कि उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, लेकिन उसी वेब पेज पर उसे एडवर्टाइज दिखती है एक गाड़ी के डैश कैम की, और उसके दिमाग में क्लिक होता है कि हाँ, कि जिस रात वो एक्सीडेंट हुआ था उसी वक्त उस जमीरजादे ने डैश कैम के मेमोरी कार्ड को अपने नौकर के हाथों फिकवा दिया था, जो गिरा था वहाँ की सीवर में। ईजे पहली फुर्सत में वहाँ पर निकल पड़ता है और जाते हुए रास्ते में वो कैफे भी आता है जहाँ पर वो पिछली बॉडी में काम किया करता था और जिसू को मिला करता था। वो वहाँ से आगे बढ़ता है और उस स्पॉट तक पहुँच जाता है जहाँ पर वो हादसा हुआ था, और उसे उस सीवर का ढक्कन खोलते ही वो मेमोरी कार्ड मिल जाता है। फिर वो एक कार रीडर की मदद से उस पूरी हॉरिफाइंग फुटेज को अपने मोबाइल में देखता है और ये ठान लेता है कि मेरी इस वाली बॉडी के पास अब जितना भी टाइम बचा है वो सारा मैं उस अमीरजादे को मारने में लगा दूंगा। उसके बाद वो काफी देर तक उस अमीरजादे का उसी रोड पर वेट करता है, लेकिन रात होने के बावजूद भी उस अमीरजादे का वहाँ पर कोई क्लू नहीं मिलता। फिर वो परेशान होकर रोड क्रॉस करके जा ही रहा होता है कि तभी वही कार काफी स्पीड में उसके नजदीक आ जाती है, पर इस बार वो अमीरजादा ब्रेक लगा देता है। अब ये ब्रेक उसको आगे चल के कितना भारी पड़ेगा ये देखना अपने आप में एक मजा है। वो गाड़ी से तो बाहर निकलता है, फिर ईजे के साथ तू मैं करता है, पर ईजे उसके मुंह पे थूक कर भागने लगता है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन ईजे उसको चकमा देते हुए यू टर्न मारता है और उसी की गाड़ी में बैठ जाता है
और फिर शुरू होता है कर्मा का नंगा नाच। ईजे उसको फुल डराते हुए गाड़ी को काफी फास्ट भगाता है और उसको छोटी छोटी टक्कर मारता रहता है और गिराता रहता है। वो साला पुलिस को फोन करता उससे पहले ईजे उसका फोन छीन लेता है और उसकी टूटी हुई टांग पर पैर रखकर उसे वो क्राइम याद दिलाता है कि तूने 2 लोगों की जान ली है तो मैं अब तेरी लूंगा। पर अभी भी ज़मीरज़ादे की अकल ठिकाने पर नहीं आई होती। वो गुस्से में ईजे को ही बोलता है कि वो लोग मर गए, मर जाने दे बे, तेरे को क्या है, तू साले कौन लगता है उनका। ये सुन के ईजे का दिमाग खराब हो जाता है। वो उसकी कुटाई शुरू कर देता है एंड उसे बेहोश करके बिठा देता है अपनी ही गाड़ी में, ड्राइवर की सीट के एग्जैक्ट बाजू में। ईजे का प्लान होता है कि इसे कहीं दूर ले जाकर टपका दूं। पर रास्ते में ये बड़बुंजी का ईजे को पैसे ऑफर करता है कि भाई मैं बहुत अमीर है, देख तू चाहता है तो अपन नेगोशिएट कर सकते हैं, मैं तेरे को भर भर के पैसा दे देगा। ईजे भी लाइक रुक, तेरे को दिखाता हूँ मैं, क्योंकि तेरे को आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं है जिसको पैसा चाहिए ही नहीं। वो उसे डराते हुए कहता है कि पहले तो मेरा प्लान ये था कि मैं तेरे को जंगलों में ले जाकर तेरे से कन्फेस कराऊं कि तूने ये किया है, पर अब जो तेरी हेकड़ी मैंने देख ली है तो मन कर रहा है कि मैं तुझे खत्म ही कर दूं। एंड ईजे उस कार की स्पीड को फुल बढ़ा देता है, पर तभी उसकी बीमारी वापस से दस्तक देती है और उसके नाक से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो ड्राइविंग करते हुए ही कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाता है और कार कंट्रोल खोकर सीधा एक पेड़ से टकराती है। उस अमीर बड़वे को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। वो बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ रोड पर भागने लगता है। तभी सामने से एक कार काफी ज्यादा स्पीड में आती है और उसे एक ही झटके में उड़ा देती है, जिस चीज को ईजे देख लेता है। इस टक्कर के बाद उस अमीरजादे की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, न बोल सकता है न हिल सकता है एंड उसे लगता है कि अभी कार में से कोई निकलेगा और मेरी मदद करेगा। और हाँ, एक खतरनाक अंकल निकलते हैं उस कार में से। ईजे अपनी खराब हालत में भी झाड़ियों के पीछे छुप के वो सारा नजारा देख रहा होता है, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो उसका कवर ब्लो हो जाएगा। वो अमीरजादे को कहता है कि भाई तेरे को तो बहुत चोट लगी है। वो रोड पे पड़ा पड़ा चिल्लाता रहता है कि प्लीज कॉल 911। अंकल अपने मन में सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं पुलिस के लफड़े में पड़ जाएगा और हॉस्पिटल का बिल भी मेरे माथे आएगा। और अंकल की सीरियस शक्ल देखकर वो समझ जाता है कि एक टाइम पर मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही, मैं भी हॉस्पिटल का खर्चा देने से बचना चाहता था तो मैंने उनको टपकने दिया। तो ये साला पड़ा पड़ा वापस से शुरू हो जाता है कि नहीं, मैं आपसे कंपनसेशन नहीं लूंगा अंकल, उल्टा मैं आपको पैसा देगा, प्लीज मेरे को बचा लो। अंकल कहते हैं कि अच्छा साढ़े, तू इतना ज्यादा अमीर है तो अगर तेरे परिवार को पता चल गया कि मैंने तेरे को ऐसे टक्कर मार दी है तो मेरे पीछे तो वो लोग बम्बू ही डाल देंगे। अंकल भी लाइक नहीं भाई नहीं, मेरे को नहीं चाहिए तेरे पैसे। ऐसा बोल के वो गाड़ी में बैठ जाते हैं एंड देन अंकल लिटरली सेलेमोन भोई बन जाते हैं। इनफैक्ट उसको खत्म करने के बाद उसे अपनी डिक्की में संभाल के रखते हैं और ये सारा नजारा ईजे देख रहा होता है छुप के। उसकी फटी पड़ी है कि भाई इस किलर से भी खतरनाक लोग भरे पड़े इस दुनिया में। वेल अपना काम निपटा कर अंकल जाने ही वाले होते हैं, पर उनकी नजर पड़ती है उस क्रैश कार पर। अंकल के दिमाग में तुरंत ये ख्याल आ जाता है कि ये साला तो बंधा पड़ा था, तो फिर वो ड्राइव कैसे कर सकता है, मतलब इसे कोई लेकर यहाँ पर आया था। वो अपनी बैक सीट पर से सीधा शॉटगन को उठाते हैं और ईजे की तरफ आने लगते हैं। वो कार के आसपास थोड़ा घूम के उसका मुआयना करते हैं और सडनली पेड़ पर एक गोली चलाकर टेस्ट भी करते हैं कि कोई आसपास तो नहीं है। और ये बेचारा यहाँ पर मुंह दबा के बैठा है कि चूंकि चा मेरे से हो गई तो अगला नंबर मेरा है। फिर अंकल अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। ईजे बाहर आता है और उसकी बॉडी में कुछ अनयूजुअल चीजें होने लगती है। वो थका हारा घर पे आता है और अभी भी उसके दिमाग में वही वाकया चल रहा होता है। पर दिक्कत ये होती है कि वो जो चाहता था वो थोड़ा सा हुआ भी, लेकिन अभी तक जिसू को जस्टिस नहीं मिला। वो इस बात को समझ जाता है कि बदले से कुछ हासिल नहीं होता, अगर मैं उसे अपने हाथों से भी मार देता तब भी वो वापस नहीं आती, और अगर वो आ भी जाती तो वो मुझे पहचान नहीं पाती। फिर वो एक नोट के अंदर अपनी इस बॉडी की मेमोरीज के थ्रू उन सारे किल्स के काउंट और इन्फॉर्मेशन लिखने लगता है कि उसने कितने लोगों को टपकाया है और उन सारे विक्टिम्स की कौन सी चीज उसने कलेक्ट की है। और ये सब प्रॉपर डिटेल के साथ लिखकर वो सीधा अपने आप को पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर करवाना चाहता है, जिससे कम से कम वो एक सही काम तो कर पाए। और ये सब लिखने के बाद अचानक से उसकी नाक से वापस से खून टपकने लगता है। वो वहाँ से उठकर दवाई लेने ही जा रहा होता है, पर तभी जमीन पर गिर पड़ता है एंड अगेन लिखा हुआ आता है ईजे चोई इज डेड। वो वापस आता है डेथ के रियाम में, पर इस बार डेथ अपनी डेस्क पर नहीं होती। वो वहाँ पर जाता है, आसपास देखता है और उसका ड्रॉवर खोलकर वो उस गन को निकाल लेता है एंड सडनली वहाँ पर डेथ आ जाती है कि साले क्या कर रहा है मेरे डेस्क के पास। ईजे पहले तो भोला बड़वा बनने की कोशिश करता है, पर अचानक से डेथ को चौंका कर उसकी ही बंदूक उसके सामने तान देता है कि देख साली, अब मैं तेरे को भेजूंगा किसी और की बॉडी में, फिर तुझे पता चलेगा कि कैसा लगता है। लेकिन डेथ को उसकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चलते हुए उसके सामने आती है और उसे कहती है कि बकचोदी बंद कर दे लाला, मैं खुद मौत हूँ
और मैं कभी मर ही नहीं सकती। पर ईजे को करना था ऑरा फार्मिंग, तो सीधा वो गोली चला देता है। उसे लगता है कि डेथ के साथ भी अब वो सब होगा, लेकिन वो तो मस्त वहाँ पर ही खड़ी होती है। वो अपने मुंह से उस गोली को थूकती है और ईजे के सर पे लगाते हुए कहती है कि इंसान सच में घटिया होते हैं। अगर दरवाजे पर पुल लिखा हो फिर भी वो धक्का मार के उसे खोलते हैं। वो अपनी फिंगर टिप से उसके सर में टिंग मारकर उस गोली को बिना बंदूक के ईजे को मार देती है। ईजे की आंखें खुलती है एफपीवी मोड में एक नई बॉडी के अंदर जो किसी के पीछे भाग रहा है। हमें दिखाई जाती है उसकी बॉडी की नई शक्ल और इसी के साथ वो खुद भी समझ जाता है कि इस बॉडी के अंदर में एक पुलिस वाला मामू है एंड अभी उसने क्रिमिनल को चारों ओर से घेर लिया है एक खोपचे के अंदर। लेकिन भाई साहब के चाकू निकालते ही ईजे की फट जाती है। वो पलट के भागने ही लगता है, पर तभी उसका जूनियर आता है और उस मवाली को पेल देता है। फिर वो दोनों मिलकर उस बंदे को हिरासत में ले लेते हैं एंड ईजे को इस चीज का एहसास काफी जल्दी हो जाता है कि उसका जूनियर कुछ खास उसको पसंद नहीं करता। तभी उसकी हुड्डी में से इन्फो इनपुट निकल के इसके दिमाग में घुस जाता है और हमें दिखाई जाती है इस बॉडी की मेमोरी। इस पर्सन का नाम है ऑफिसर जियोंग, जो अभी करंटली 42 साल का है। इसकी फैमिली में पहले इसके माँ बाप थे जिन्होंने इसको काफी अच्छी परवरिश दी है। इनफैक्ट इसके फादर एक पुलिस ऑफिसर थे और अपनी ड्यूटी के दौरान उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दे दिया था। और जियोंग का भी ड्रीम बिल्कुल अपने पापा की तरह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना था। लेकिन पिताजी के देहांत के बाद माँ को काफी कैड़ा सदमा लगा था, जिस वजह से वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा पुलिस ऑफिसर बने और उसके साथ भी वही सुलूक हो जो उसके फादर के साथ हुआ था। पर फिर भी जियोंग ने काफी अच्छी मेहनत की और आखिरकार एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन गया। लेकिन उसकी ईमानदारी उसके सबोर्डिनेट्स को हजम नहीं होती थी, क्योंकि ये हमेशा अपने काम से ही काम रखता था। और ऐसे ही एक दिन अचानक से उसकी माँ भी चल बसी एंड यहाँ खत्म होता है वो इन्फो इनपुट। ईजे को लगता है कि इस बॉडी के अंदर दुनिया भर के दुख दर्द है, बट इन रियलिटी ये बंदा एक प्योर सोल है। वेल, इन्फो इनपुट खत्म होने के तुरंत बाद ईजे के दिमाग में याद आती है अपनी पिछली बॉडी की, जब वो एक किलर था और फ्लोर पे गिर के टपक गया था। वो समझ जाता है कि अभी कुछ खास टाइम नहीं बीता है, तो मैं उसका पर्दाफाश कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं उसको पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी डेस्क पर बैठा हुआ और अभी भी वो कुछ चीजों को रियलाइज कर रहा है कि मेरी ये वाली बॉडी सच में एक गुड पर्सन है मेरी पिछली वाली सारी बॉडीज के मुकाबले। तभी वहाँ पर उनका बॉस आ जाता है और उन सारे लोगों के बीच में एक डिस्कशन होने लगता है कि उनको हायर कमांड से ये कहा गया है कि उनको कुछ तगड़ी चीजें इन्वेस्टिगेट करनी होगी, कुछ ऐसा जिससे मीडिया ही हिल जाए। ये सुन के ईजे अपना हाथ तुरंत ही ऊपर करता है कि सर, मैं खुद जानता हूँ एक ऐसा केस है जिसको मैं खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और वो है एक सीरियल किलर का। ये सुन के वहाँ पर सबकी फट जाती है कि साला ये क्या है। पर ईजे वहाँ पर खड़ा होकर कहता है कि फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया कि आखिर इन सारी किलिंग के पीछे कल्प्रिट कौन है। उसके सबऑर्डिनेट्स अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे होते कि ये साला बुक से पढ़ के कोई कहानी बना रहा है। इनफैक्ट उसका जूनियर भी अपनी शक की निगाहों से उससे पूछता है कि आखिर क्या बक रहे हो आप। ईजे गुस्से में उसे कहता है कि मैंने जो कहा तूने सुना नहीं, हम अभी के अभी उसको पकड़ने जा रहे हैं। इनफैक्ट वो लोग जब जा रहे होते हैं ना, तब भी उसका जूनियर उसे लैंडी ही समझ रहा होता है कि कुछ ना कुछ करता ही रहता है बड़वा। ईजे अपनी पुरानी बॉडी के मेमोरी के थ्रू उसके घर तक पहुंच जाता है और वो लोग ऐसे बेल बजाने लगते हैं। पर ईजे उसके जूनियर के सामने ही एक पासकोड को डाल के दरवाजा खोल देता है। उसकी फट के हाथ में आ जाती है कि साला ये कैसे किया इसने। ईजे भी लाइक बच्चा है तू बेटे मेरे सामने। और घर में जाते ही उनको मिल जाती है उस कल्प्रिट की लाश। जूनियर उस बॉडी को एग्जामिन करने लगता है और तभी ईजे की नजर पड़ती है उस बुक पर जिसमें उसने वो सारी किलिंग की इंफॉर्मेशन लिखी थी जब वो इस किलर की बॉडी में था, याद है ना। इनफैक्ट यहाँ पर उसे वो कार रीडर और मेमोरी कार्ड भी मिल जाता है जिसमें वो कार एक्सीडेंट वाली फुटेज थी। वेल, ईजे के जूनियर को ऐसा लगता है कि अभी जिस बॉडी को वो एग्जामिन कर रहा है वो भी उस सीरियल किलर का विक्टिम होगा। लेकिन ईजे उसे स्वैग में बताता है कि चल लौंडे, जल्दी से फोरेंसिक वालों को बुला, क्योंकि यही बंदा है असली कल्प्रिट, यही है वो किलर जिसको हम ढूंढ रहे थे। एंड इसका सबूत है उसकी वो डायरी जिसमें उसने सारी इंफॉर्मेशन लिख रखी है। मैंने ये सोचा नहीं था कि ये मेरे को मरा हुआ मिलेगा, लेकिन आखिरकार मैंने ये केस सॉल्व कर दिया। ये बातें बोलते हुए ईजे काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि भाई मजे आ गए मेरे को। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि मीडिया में इस खबर का कोहराम मच गया है कि एक सीरियल किलर अपने ही अपार्टमेंट में डेड पाया गया और उसके घर से बरामद की गई डायरी के अंदर कुछ लोकेशंस थी जिसकी तलाशी लेने पर उन सारी लाशों के फॉसिल्स भी मिले। और उससे भी ज्यादा हॉरिफाइंग चीज ये थी कि उसके सारे विक्टिम की कोई ना कोई आइटम उसके घर पर मौजूद थी। वेल, अपने इसी कारनामे के चलते ईजे हीरो बन गया
और इसी खुशी में वो सारे लोग अभी पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन उसका जूनियर बार बार उसको एक ही बात पूछे जा रहा होता है कि आखिर तुमको कैसे पता चला कि वो वहाँ पर ही है। इस चीज से ईजे परेशान होकर उन सबसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे एक लैंडी इंसान समझते हो, और जैसा मेरा स्वभाव है तो कभी कभार मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं सबसे घुलने मिलने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ तक पहुँचने में काफी शिद्दत से मेहनत की है ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं भी कुछ हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि इतना भी काफी नहीं है। उसकी ये बात सुनकर एक बंदा भावुक हो जाता है और ईजे के जूनियर को डांटने लगता है कि साले अपनी औकात में रिया कर तू, वो सर है तेरे। और तभी ईजे अपने बॉस से कहता है कि सर मेरे पास एक और केस है, पर उसके लिए मुझे लॉकअप में जाना पड़ेगा एक बंदे से मिलने, तो प्लीज मुझे उसकी परमिशन ग्रांट कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईजे लॉकअप के अंदर एक क्रिमिनल को मिलने आया है, और हाँ ये वही बंदा है जिसने उस अमीरजादे का इल्जाम अपने सर पे ले लिया था और उस मेमोरी कार्ड को फेंक दिया था गटर में। वो ईजे की शक्ल देखकर कहता है कि साले तू है कौन, जो मेरे को मिलने आने वाला था वो तो आया ही नहीं। ईजे उसे कहता है कि वो अब कभी नहीं आएगा, वो टपक चुका है बेटे, और मुझे पता है कि तूने उसका इल्जाम लिया था पैसों के बदले। वो साला ईजे को कहता है कि क्या उसी ने तुमको भेजा है, क्या ये कोई लॉयल्टी टेस्ट चल रहा है, मैं पास हो गया। ईजे लिटरली हंसते हुए कहता है कि तुझे सही में ऐसा लगता है, अब तेरा बचने का बस एक ही रास्ता है और वो है एक अच्छा वकील। तुझे भले ही अपुन की बात पे भरोसा ना हो, लेकिन तेरे सच में लंबे वाले लग चुके हैं। देख देख मेरे पास वीडियो की फुटेज है, मैं चाहूँ तो तुझे एविडेंस के तौर पर ये दे सकता हूँ जिससे तू बेगुनाह साबित हो। लेकिन इतना बोलते ही वो उस मेमोरी कार्ड को तोड़ के चबा जाता है कि ये ले, अब ये कभी भी साबित नहीं होगा कि तू एक बेगुनाह है। भले ही तू जेल से बाहर आ जाए, लेकिन तब भी लोग तुझे मर्डरर ही मानेंगे। वो बंदा फुल शॉक में होता है कि आखिर अभी ये क्या करके चला गया मेरे सामने। वो उसे पूछता है कि अबे आखिर तुम हो कौन। ईजे कहता है मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। भाई क्या ही ऑरा फार्मिंग कर रहा है ये। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और ईजे स्ट्रीट पर चलता हुआ जा रहा है। तभी वो नोटिस करता है स्ट्रीट पर लगी भीड़ को। वहाँ जाते ही वो देखता है कि दो लोगों का लफड़ा चल रहा है और एक बंदे ने दूसरे वाले को इंजर्ड कर दिया है। ईजे तुरंत ही भीड़ से होता हुआ उस बंदे को कन्फ्रंट करता है। लोग जान जाते हैं कि ये बंदा एक ऑफिसर है, पर उस लफड़े वाले को पता नहीं सर पे कौन सा जुनून सवार हो गया होता है। वो अपना कट्टर वाला वेपन ईजे को दिखाता है कि आजा साले तेरे को भी पेल दूंगा अभी मैं। वो लिटरली अपने मुंह पे सिगरेट लगा के स्वैग मारने की कोशिश करता है। एंड अभी पब्लिक में से कुछ लोग इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो अपना हथियार लेकर सीधा टूट पड़ता है ईजे पर, बट समहाउ ईजे की ये वाली बॉडी भी काफी तेजी से रिएक्ट करती है और एक ही किक में उसका वो कटर उड़ा देती है। एंड देन ईजे बस एक ही मुक्के में इसको नॉकआउट कर देता है। फिर पुलिस आती है, ईजे का शुक्रिया अदा करती है और उस बंदे को पकड़ लिया जाता है। फिर अगले दिन वो सोशल मीडिया पर हीरो बन जाता है क्योंकि भाई का वो एमएमएस वायरल हो गया था। ऑफिस में सब उसकी तारीफ करते हैं, इवन अब तो उसका जूनियर भी उसकी रिस्पेक्ट करने लगता है। वो ईजे के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता है और उसे बताता है कि पहले तो आप ऐसे नहीं थे, अचानक से आपके अंदर ये कैसा बदलाव आ गया। ईजे पहले तो सोचता है कि क्या मैं इसको अपनी असली वाली कहानी बता दूं, लेकिन फिर वो अपनी इसी बॉडी की यानी कि ऑफिसर जियोंग की कहानी बताता है, क्योंकि ईजे के इसकी बॉडी में आने से पहले उसने कभी भी अपने बारे में खुल के किसी को नहीं बताया था कि आखिर वो ऐसा क्यों है और कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से वो इतना चुपचाप रहता था। वो अपने जूनियर ऑफिसर को अपने फादर की डेथ, उनका एक जाबाज पुलिस ऑफिसर होना और फिर अपने माँ के गुजरने के बारे में सब कुछ बताता है, जो सुन के लौंडे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब अब वो अपने सीनियर की फुल रिस्पेक्ट करेगा। फिर वो ईजे को कहता है कि आपकी माँ तो अभी थोड़े टाइम पहले ही गुजरी थी, तो आपको तो उनकी याद आ रही होगी। एंड ये सुन के ईजे को अपनी असली मॉम की याद आ जाती है। तभी जूनियर किसी को देखकर कहता है कि ये लेडी तो वापस से आ गई, लगता है इनके केस का इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। ईजे की नजर भी जाती है वहीं पर और हम सबके सामने ये रिवील होता है कि वो लेडी होती है ईजे की मॉम। ईजे जब अपने मॉडल वाली बॉडी में था तब वो पता है ना बैग छोड़ के गया था इनके घर पे। उसी केस के सिलसिले में उनको ऐसे पुलिस स्टेशन के अंदर आना जाना पड़ता है। अपनी मॉम को देखने के बाद ईजे फुल्ली ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि आखिर मैं उनको कन्फ्रंट कैसे करूं। उसके अंदर अपनी रियल लाइफ का काफी सारा गिल्ट होता है, पर उसे कुछ भी करके अपनी मॉम से मिलना भी है और अब बस उसके पास आखिरी 3 लाइफ ही बची है और सही मायनों में ये इकलौती ऐसी लाइफ है जिसमें वो सही तरीके से उनको मिल सकता है।
पिछली बार वो तैयार नहीं था, लेकिन इस बार वो है। वो इंतजार करता है अपनी मॉम के बाहर निकलने का। वो पुलिस स्टेशन से निकलकर अपना रास्ता पकड़ लेती है, पर ईजे कुछ बोल ही नहीं पाता। एंड सडनली वो वापस से चिल्ला देता है कि मॉम। ये आवाज सुनकर ईजे की मॉम को लिटरली ऐसा लगता है कि उनको ईजे ने पुकारा है। वो खुद भी काफी ज्यादा शॉक होती है। ईजे तुरंत ही माफी मांग लेता है कि अरे सॉरी मैडम, मुझे लगा कि आप मेरी मॉम हो तो मैंने गलती से आपको आवाज लगा दी। वो आगे कहता है कि माफी चाहते हैं मैडम कि आपको बार बार ऐसे इन्वेस्टिगेशन की वजह से यहाँ आना पड़ता है। तभी ईजे की मॉम कहती है कि लकीली उन लोगों ने अब से मुझे कहा है कि यहाँ पर आने की अब कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। और ऐसे ही अपनी मॉम के साथ थोड़ी सी बात करके उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है और अपने मन में कहता है कि पहली बार था जब मुझे पता चला कि असली खौफ क्या होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उसको अपने जूनियर के साथ, जो किसी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और इन लोगों को एक क्रिमिनल बंदे को ट्रैक करना होता है जो होता है एक पर्सनल हिटमैन। तभी अचानक से उसके जूनियर को स्ट्रीट के कोने पर दिखता है वही बंदा कि देखो सर वो रहा। ईजे उसे देखता है और तुरंत ही पहचान लेता है कि ये तो साला वही है जिसने मेरी सेकंड या थर्ड वाली बॉडी को लुढ़का दिया था। आई होप आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो दोनों मिलके उस हिटमैन का पीछा करते हैं और उसे ट्रैक करते हुए एक बिल्डिंग के अंदर पहुँचते हैं। लेकिन जैसा कि जूनियर ने बताया वो बंदा एक प्रोफेशनल है, तो वो उनको कब का सेंस कर चुका था। उनके बिल्डिंग के अंदर आने के बाद सीढ़ियों पर एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो ईजे को मारकर पहले तो डाउन करता है और तुरंत ही उसी बिल्डिंग के रूफ पर भाग जाता है। जूनियर उसका पीछा करता है। फिर उसके और जूनियर के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है, पर वो प्रोफेशनल बंदा आराम से जूनियर के अटैक को डॉज करता है और काफी तेजी से उसके घुटने पर एक हथौड़ा बजा देता है, जिससे जूनियर डाउन हो जाता है और वो उसे टपकाने ही वाला था। तब ईजे वहाँ पर पहुँच जाता है उसके साथ दो हाथ करने के लिए, बट सरप्राइजिंगली वो प्रोफेशनल बंदा इतना खतरनाक फाइटर होता है कि वो ईजे को बिना हथौड़ा यूज किए ही उसके घुटनों पर ला देता है। एंड अगेन ईजे वही पोजीशन में आ जाता है जब पिछली बार इस बंदे ने उसकी पिछली बॉडी को टपकाया था। लेकिन तभी जूनियर पीछे से आता है और इस मवाली को चोक मार देता है। एंड दैट्स हाउ दे डिफीट दिस मदरफकर। फिर वापस से अपने ठिकाने पर जाते हुए ईजे यही सोचता है कि आज अगर शायद मैं टाइम पे वहाँ पर ना पहुँचा होता तो जूनियर को तो वो टपका ही देता और ये दूसरी बार हो जाता कि मेरी वजह से किसी और की जान चली जाती। पिछली बार यही चीज जिसू के साथ हुई थी और शायद से इस बार ये चीज मेरे जूनियर के साथ हो सकती है, क्योंकि वो हमेशा तो मेरे साथ ही रहता है ना। तभी जूनियर ईजे से बात करते हुए उसे इनवाइट करता है अपने घर पे डिनर के लिए। ईजे पहले तो उसे मना करता है, पर उसके फोर्स करने पर उसे मानना ही पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं ईजे को जो जूनियर के अपार्टमेंट तक पहुंच चुका है और लिफ्ट में जाते हुए यही सोच रहा है कि इसके जितनी उम्र में तो मैं इससे आधा भी नहीं था। एंड उसके घर का बेल बजाते ही उसे सडनली एक बच्चे की आवाज आने लगती है और दरवाजा खोलते ही उसे दिखती है क्यूट सी बच्ची जो जूनियर की ही है। ये देखकर ईजे को थोड़ा सा ऐसा सदमा लगता है कि इसके पास अच्छा घर है, ये मैरिड है और ऊपर से इसका अच्छा परिवार भी है। जूनियर अपनी बेटी को बताता है कि यही वो अंकल है जो आपके पापा के साथ काम करते हैं, इसलिए वो भी ईजे को अब अंकल कहती है। ईजे जूनियर की वाइफ को भी ग्रीट करता है और उसके घर का माहौल देखकर यही सोचता है कि काश मैं अपने उस वक्त में संभल गया होता तो मेरी और जीवन की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती। तभी वो बच्ची ईजे को पूछने लगती है कि आप जब भी काम पर जाते हो अंकल तो क्या आपको चोट लगती है, क्योंकि पापा जब भी काम से आते हैं तो उनको काफी चोट लगती है। और ये चीज उस छोटी सी बच्ची को पसंद नहीं होती। ईजे तुरंत ये समझ जाता है कि ये एक साइन है, मेरे पार्टनर के साथ मेरी वजह से कुछ भी बुरा हो सकता है। वो जूनियर और उसकी वाइफ की तरफ देखता है, उनकी फैमिली फोटो की तरफ देखता है और उस छोटी बच्ची से वादा करता है कि मैं आपके पापा का हमेशा ध्यान रखूंगा, बस मुझे आपकी तरफ से एक छोटा सा हक दे दो। वेल इन सारी चीजों के बाद वो लोग डिनर करने बैठते हैं और ईजे ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि जूनियर अपनी बच्ची का काफी अच्छे से ध्यान रख रहा है। और वो अपने आप को कहता है कि पिछली बार मैं तैयार नहीं था, लेकिन इस बार मैं वो चीज अगेन नहीं होने दूंगा। भले ही मेरा मरना तय हो, लेकिन मैं जूनियर को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। हम देखते हैं कि वो दोनों वापस से एक मिशन पर आए हैं और उनका एनिमी हथियार के साथ है। ईजे तुरंत ही जूनियर के आगे आ जाता है और एनिमी को वन शॉट कर देता है, जिसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है और जूनियर की फैमिली के साथ ईजे का रिलेशन काफी अच्छा हो जाता है। फिर सडनली एक दिन अचानक से वो जूनियर के साथ मिलकर चेस कर रहा होता है एक ड्रग डीलर के पार्टनर को। वो कल्प्रिट काफी तेजी से कार से निकलकर भागने लगता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं एंड अगेन वो भी एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। ईजे और जूनियर भी उसका पीछा करते हुए रूफ पर पहुंचते
बचते हैं, लेकिन तभी वो गैंगस्टर उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। इनफैक्ट वो एक गोली चला भी देता है जो जूनियर के हाथ को छूकर निकलती है। ईजे तुरंत ही उसके आगे आ जाता है क्योंकि वो समझ गया है कि अपना टाइम आ गया। वो जूनियर से कहता भी है कि मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा एंड इतना बोलकर वो गैंगस्टर की तरफ काफी तेजी से भागने लगता है, जिस दौरान गैंगस्टर उस पर काफी सारे राउंड्स फायर करता है जो ईजे को लगते भी है, लेकिन ईजे उसे दबोचकर उसके साथ ही उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ये देखकर जूनियर काफी सदमे में होता है, पर इस बार ईजे ने अपना प्रॉमिस निभाया। वो अगेन जागता है डेथ के रियाम में, पर इस बार डेथ उससे नाखुश है। वो कहता है कि मेरे पास अपने वैलिड रीजन थे जिसकी वजह से मैंने ये किया है। मैंने खुद का सेक्रीफाइस देकर किसी और की जिंदगी बचाई है। डेथ कहती है कि तो क्या तुझे मेडल दूं मैं साले, ये ले तू गोली ही खा। और इस बार गोली मारते हुए पता नहीं क्यों डेथ हंस रही होती है। एंड देन ईजे जागता है एक होमलेस बुड्ढे बैगर की बॉडी में जो एक बस टर्मिनल में बैठा हुआ है। तभी वहाँ की पब्लिक स्क्रीन पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि हमारे जाबाज ऑफिसर जियूक ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी अपने पार्टनर को बचाते हुए और एक ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए। इनफैक्ट वहाँ पर उसकी पिछली बॉडी के सारे कारनामों के बारे में बताया जाता है, यानी कि मरने के बाद भी ऑफिसर जियूक सिर्फ ईजे की वजह से एक हीरो बन चुका है। और न्यूज में उसके फ्यूनरल के बारे में भी बताया जाता है। ये देखकर ईजे अपने आप से कहता है कि इस बार तो मैं अपने आप के ही फ्यूनरल को अटेंड करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो फ्यूनरल होम तक पहुंच जाता है और अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि काफी सारे लोगों ने ऑफिसर जियूक को दिल से सम्मानित किया है। फिर वो फ्यूनरल के रूम नंबर 1 में जाता है जहाँ पर जूनियर की फैमिली भी ऑफिसर जियूक को श्रद्धांजलि दे रही होती है। तभी जूनियर की बेटी उससे कहती है तो क्या अब मैं अंकल से कभी नहीं मिल पाऊंगी? तो जूनियर उसे रिप्लाई देते हुए कहता है नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, अंकल हमेशा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें स्वर्ग से देख रहे हैं। एंड लिटरली ईजे अभी अपनी दूसरी बॉडी के अंदर उनको देख रहा होता है। वो बच्ची रोते हुए अपने अंकल जियूक को याद करती है और कहती है कि आपने अपना वादा निभाया अंकल। ये चीज देखकर ईजे को खुद को रोना आ जाता है। वो भागकर कोने में चला जाता है और अपने आप से कहता है मैंने बिल्कुल सही किया, मैंने उनको बचाया। तभी जूनियर की फैमिली उसके साइड से गुजरती है और जूनियर उसको देखकर अनदेखा कर देता है क्योंकि उसके लिए वो कम्प्लीटली अननोन पर्सन है। तभी वहाँ पर एक स्टाफ का बंदा आता है और ईजे को थोड़ा सा खाना देकर भगाने लगता है कि बाद में आना, बाद में, अभी इतना ही मिलेगा। जिसके बाद ईजे नोटिस करता है कि ऑफिसर जियूक की फोटो में से इन्फो इनपुट निकलकर उसकी तरफ आ रहा है। वो कहता है कि इस बार तो तूने काफी देर कर दी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इसकी मुझको जरूरत है। वो इन्फो इनपुट उसके करीब आता उससे पहले ही वो काफी तेजी से भागने लगता है और फ्यूनरल होम से बाहर निकल जाता है। उस मेन रोड पर गाड़ियां काफी तेजी से जा रही होती है। तभी ईजे जानबूझकर एक गाड़ी के आगे आ जाता है एंड अपनी इस वाली बॉडी को भी एंड कर देता है। वो जैसे ही वापस से डेथ के रियाम में जाता है तो डेथ उसको इस बार चपेट पे चपेट लगाती है कि साले तू अभी तक सुधरा नहीं और सुधरने भी नहीं वाला। ईजे गुस्से में डेथ को कहता है कि मैं पक चुका हूँ, चल गोली मार और खत्म कर, मैं सीधा उस नई लाइफ में जाऊंगा और वापस से तुरंत ही यहाँ पर आ जाऊंगा। इनफैक्ट अब तो वो डेथ को मुंह पर गाली भी देने लगता है। ईजे लिटरली उसको प्रोवोक करते हुए कहता है गो अहेड, देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू। ईजे की आंखें खुलती है एक नई बॉडी में। वो देखता है कि उसके सामने मैगी उबल रही है। वो अपने आप को देखता है शहर से काफी दूर दराज के इलाके में एंड तभी उसकी नजर पड़ती है एक कार पर जो कि वही है जिसने उस अमीरजादे को टक्कर मारी थी। यानी कि ईजे अभी जिस बॉडी में है वो उन्हीं खतरनाक अंकल की है। भाई ये तो घूम घूम के एक ही जगह पे आ रहा है। वो सडनली सोचने लगता है उस अमीरजादे के एक्सीडेंट के बारे में कि अंकल उसको निपटाने के बाद उसकी डेड बॉडी को अपनी कार में डालकर ले गए थे, तो पक्का यही किसी खेत के अंदर दबा पड़ा होगा साला। एंड ये सब सोचने के चक्कर में ईजे की 2 मिनट चली जाती है और मैगी पक जाती है। वो तुरंत ही पेट पूजा करता है, एक पौवा पीता है और देखता है कि वहीं टेबल पर पड़ी है उन अंकल की शॉटगन। वो सीधा उसे अपने मुंह पर लगा देता है और अगले ही सेकंड खुद को खत्म करके वापस से पहुंच जाता है डेथ के रियाम में कि लो मैं आ गया। पर इस बार डेथ उस पर गुस्सा नहीं होती। वो कहती है कि ये तेरा लास्ट चांस है और एक लास्ट बुलेट ही बची है। ईजे भी लाइक जल्दी से मार मुझे, मैं खुद को खत्म करके अगेन आजाद हो जाऊंगा। डेथ बस एक लाइन कहती है डू यू रियली थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट, मतलब क्या तुझे लगता है कि तू ये कर पाएगा? एंड इतना बोलते ही
ईजे जागता है अपनी आखिरी बॉडी में, जो एक ठीक ठाक से घर के अंदर है एंड ये घर उसे थोड़ा सा फेमिलियर लगता है। वो अपनी जगह पर खड़ा होता है और चलते हुए आईने की तरफ जाता है अपनी इस बॉडी का चेहरा देखने एंड देन ये रिवील होता है कि डेथ ने इस बार उसको अपनी ही मॉम की बॉडी में भेजा है। मतलब यही वो रीजन था जिस वजह से डेथ ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए। उसने बोला था कि क्या तुझे लगता है कि तू ये कर पाएगा। खुद को अपनी मॉम की बॉडी के अंदर ट्रैप होता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और कांपने लगता है। वो चिल्लाकर डेथ को गालियां देने लगता है कि साली तूने इस बार सारी हद पार कर दी, क्योंकि ईजे सोच कर आया था कि मैं जाएगा और टपक के वापस आ जाएगा डेथ के रियाम में, लेकिन अब अपनी ही मॉम की बॉडी को वो खत्म कैसे करे। एंड इससे आगे वो कुछ सोच उससे पहले ही पीछे की अलमारी से इनपुट निकलकर उसकी तरफ आने लगता है। वो पहले तो भागता है लेकिन सडनली हमें दिखाई जाती है उसकी मॉम की मेमोरी, यानी कि इनपुट उसकी बॉडी के अंदर चला गया। एंड इसी के थ्रू वो खुद देखता है कि उसकी मॉम बचपन में कैसी थी, फिर बड़ी कैसे हुई, फिर जवानी में उसके फादर के साथ उसका रिलेशनशिप कैसे बना, फिर शादी कैसे हुई। एंड भाई ने खुद अपना बर्थ होते हुए भी देखा, उसने अपनी खुद की फैमिली बनते हुए देखी और फिर अपने फादर की डेथ के बाद उसकी मॉम की क्या हालत थी वो भी देखी। एंड आगे उसने वो सब कुछ देखा जो उसकी मॉम ने उसके लिए किया था। इनफैक्ट ईजे ने अपने पास्ट वाले फालतू वर्जन को भी देखा जो एकदम नाकारा, निकम्मा और कमीना था। एंड इसके बाद उसने वो वाला सीन भी देखा जब ईजे की मॉम कंटिन्यूसली उसको कॉल करे जा रही थी। एंड ये वही रात थी जब ईजे उस बिल्डिंग पे चढ़ के कूद गया था और अपने ही बेटे की मौत की खबर ने इस माँ को अंदर से तोड़ के रख दिया था। मतलब कितना कुछ सहा था इस औरत ने। उसने अपने परिवार को बनते और बिखरते देखा और अभी भी उनकी यादों में ही जी रही है। एंड यहाँ खत्म होता है वो इनपुट। अब मैं वैसे तो कोई इमोशनल बंदा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा हो गया। ये यादें अपने दिमाग में इंस्टॉल होने के बाद ईजे को तुरंत ही उल्टी आ जाती है। वो एक बार को सोचता है कि मैं इस बॉडी को खत्म कर ही देता हूँ। वो नाइफ को उठाकर बाथरूम में जाता है और अपनी कलाई पर मारने ही वाला होता है, तभी अगेन आईने में उसे दिखती है अपनी मॉम की शक्ल। उसे याद आता है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक मेरी मॉम ने इसी हाथों से मेरे हाथों को थामा था और मैं आज उसी को काटने जा रहा हूँ। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों हाथ जोड़कर डेथ से भीख मांगने लगता है कि प्लीज इस सफरिंग को एंड कर दो। वो अगेन अपने आप को आईने में देखता है एंड फाइनली उसे नजर आती है अपनी खुद की माँ कि कैसे इतने बरसों से उसकी मॉम इन आंसुओं में घुट घुट कर अपनी जिंदगी को बिता रही थी, वो भी सिर्फ अपने बेटे की अच्छी जिंदगी के लिए। ये चीज रियलाइज करके ईजे समझ जाता है कि वो चाहकर भी अपनी मॉम की इस बॉडी को खत्म नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ऐसे ही पूरे 30 साल बीत गए। अगले सीन में हम देखते हैं एक जवान लड़की को जो नर्सिंग होम में आई है और अभी वहाँ की डायरेक्टर के साथ मीटिंग कर रही है। और उनकी बातों से हमें ये पता लगता है कि ये लड़की एक राइटर है और एक अच्छी कहानी की तलाश में यहाँ पर आई है और उसे एक ऐसे पर्सन की कहानी चाहिए जो अपनी पूरी जिंदगी जी चुका हो। वो डायरेक्टर उसे बताती है कि हमारी नर्सिंग होम के अंदर एक अजीब औरत तो है जो ये बताती है कि उसकी बॉडी में असलियत में उसका बेटा है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी सी चौंकती है और फिर वो उस औरत से मिलती है जो कि ऑब्वियसली होता है ईजे, वो भी अपनी मदर की बॉडी में। इस राइटर को पहले तो लगता है कि ये कोई शॉक की वजह से हुआ होगा, लेकिन वो सामने से जाकर ईजे से बात करती है। ईजे लिटरली अपनी मॉम की बॉडी के अंदर बुढ़ा हो चुका है एंड अभी भी वो जिसू की कहानी पढ़ रहा है। वो उसे भुला ही नहीं पाया। वो उस राइटर लड़की को सीधा बता देता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी कहानी को सच नहीं मानोगी, लेकिन वो ईजे से कहती है कि एक बार मैं उसे सुनना तो चाहूंगी क्योंकि मैं भी एक राइटर हूँ, ये सारी चीजें समझती हूँ। वो अपनी सारी कहानी इस राइटर लड़की को बताता है कि कैसे वो एक जवान लड़का था, फिर बिल्डिंग से गिर गया, फिर डेथ से मिला, जिसके बाद उसको सजा मिली और वो मल्टीपल बॉडीज में गया और आखिर में डेथ ने उसे ट्रैप किया अपनी ही मॉम की बॉडी में। ये कहानी सुनकर लड़की को थोड़ा सा फिक्शनल भी लगता है, लेकिन वो समझ जाती है कि ये स्टोरी ऐसी लग रही है कि इसे सच में किसी ने जिया हो। जिसके बाद ईजे उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो बताती है कि मेरा नाम शुल्गी है। ये नाम सुनकर लिटरली ईजे शॉक हो जाता है कि ये तो वही है जूनियर की बेटी। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। मतलब देख रहे हो टाइम घूम फिर कर कैसे मूव कर रहा है। अगले सीन में हम वापस से देखते हैं शुल्गी को जो उस पूरी कहानी के सारे इवेंट्स पर रिसर्च कर रही है और वो सारे इवेंट्स एग्जैक्टली उस लेडी की यानी कि ईजे की कहानी से मैच हो रहे थे। उसे याद आती है अपने अंकल जियोंग की
लेकिन उसको कुछ चीजें ढंग से याद नहीं होती क्योंकि तब वो बहुत छोटी थी। एंड इसलिए अगले दिन वो वापस से उसी नर्सिंग होम में जाती है उस लेडी से यानी कि ईजे से मिलने। पर वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उस लेडी की डेथ तो पहले ही हो चुकी है, यानी कि इस बार ईजे अपनी मॉम की बॉडी में अपनी ओल्ड एज की वजह से नेचुरली डेथ हुआ। शुल्की उस नर्सिंग होम से बाहर निकल जाती है और यही सोचती है कि अगर उस पर्सन की कहानी पूरे तरीके से सच्ची है तो शायद से अभी वो डेथ के पास होगा। एंड गेस व्हाट, ईजे डेथ के सामने होता है। वो उसे कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मैंने तुमको काफी ज्यादा मिस किया और इतने सारे सालों तक मैंने ये बहुत सोचा कि जब तुम मुझे वापस मिलोगी तब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वो तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ जाता है और डेथ से एक और बार अपील करता है कि मुझे अगेन शूट करो। डेथ कहती है कि मैं कर तो देती, लेकिन सारी बुलेट्स तो खत्म हो चुकी है। पर फिर भी ईजे उससे प्रार्थना करता है कि मुझे बस एक मौका दो, मैं वापस से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं ईजे चोई बनना चाहता हूँ। वेल, डेथ उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेती है एंड उसे कहती है कि चल, तुझे अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो मैं भी तुझे एक छोटा सा रिवॉर्ड दे ही देती हूँ। मेरे पास एक बुलेट है, लेकिन ये बाकी सारी पिछली गोली से अलग है और उस गोली को चलाने वाली गन भी अलग होती है। एंड डेथ उस बंदूक के अंदर बस एक गोली डालकर ईजे के साथ फाइनल रशियन रोलेट खेलती है कि तेरे पास बस अब एक ही चांस है, अगर गोली चल गई तो तुझे अपनी लाइफ मिल जाएगी और अगर नहीं चली तो तू कभी यहाँ से नहीं जा पाएगा। ईजे इसके लिए बिल्कुल तैयार होता है, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता कि क्या उसने वो गोली चलाई कि नहीं। बस अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदे के मोबाइल फोन के अंदर उसकी मॉम का मैसेज आया है एंड ये मैसेज देखकर वो तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल करता है और यहाँ पर ये पूरी कहानी एंड हो जाती है। और ये चीज ऑथर ने हम व्यूअर्स पर छोड़ी है कि क्या आखिरी में जो वो बंदा दिखाया गया वो कोई और था या फिर ईजे चोई। वेल, ये स्टोरी परफेक्ट भले ही ना हो, लेकिन काफी ज्यादा अच्छी थी। एंड हाँ, इसमें मिस्ट्रीज और थियरीज भी है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी मिस्ट्रीज पर एक थियरी वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स करके बता देना। और ऐसे ही बड़े बड़े लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस देखने हैं फुल एंजॉयमेंट के साथ, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब तुम्हारा भाई रुकने नहीं वाला। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।